बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप वेक्टर मैकेनिक्स इन मैथ 102 का लेक्चर 5.5 देख रही हैं। चैप्टर 5 जो है आपका फ्रिक्शन वाला, उसका कुछ पोर्शन तो हमने क्लास में कर लिया था, लेकिन कुछ पोर्शन रहता था और उस दौरान आप लोग ईद की छुट्टियों पे चले गए। तो अब पेपर छुट्टी करीब हैं, तो बाकी पोर्शन जो है मैं आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ ताकि आपको सहूलत हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था क्लास में। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 11 यूँ है कि अ यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम in limiting equilibrium with one end on a rough horizontal plane and the other against a smooth vertical wall। जो निचला एंड है लैडर का, ये ए बी लैडर है। इसका लोअर एंड जो है वो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, यानी ये रफ है। यहाँ पे फ्रिक्शन वाली फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। नॉन जीरो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और स्मूथ वॉल है, यानी यहाँ पे कोएफिशिएंट फ्रिक्शन जो है वो जीरो है, लिहाजा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो जीरो होगी। A man ascends the ladder show that he cannot go more than halfway up। फिर उसके बाद एक आदमी ऊपर चढ़ता है। हमने शो ये करना है कि वो ये मिड पॉइंट जो है ना, इसका हाफ वे जो है, आधा फासला यहाँ से तय, इससे ज़्यादा तय नहीं कर सकेगा। अगर आगे जाएगा तो सीढ़ी स्लिप कर जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी इक्वल टू एल बी द लेंथ ऑफ द लैडर। ये जो ए बी है लैडर, इसकी लेंथ को एल कह दिया, और इसका जो वेट है वो डब्ल्यू है, और ये यूनिफॉर्म लैडर थी। तो जो वेट है वो, मैस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मिड पॉइंट है इसका, यानी जी पे इसका वेट एक्ट करेगा। क्या मतलब कि अगर टोटल लेंथ एल थी ना, तो ये जो ए जी है, जी वो पॉइंट है जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है, तो ए जी जो है उसका हाफ होगा, एल बाई टू मिड पॉइंट होगा जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है। आर एंड एस भी द नॉर्मल रिएक्शन है। आर ये ग्राउंड जो है उसका नॉर्मल रिएक्शन है, और ये एस जो है वॉल के साथ नॉर्मल रिएक्शन है लैडर का। लेट अल्फा बी द इंक्लिनेशन ऑफ द लैडर विद द वॉल। इसको एंगल को अल्फा ले लिया हमने, और जी मिड पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया जहाँ पे वेट एक्ट कर रहा है, तो ए जी एल बाई टू होगा। तो इसमें देखें हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताया कितना है, ना हमें ये इंक्लिनेशन बताई है, ना लेंथ ऑफ लैडर बताई है। तो नॉर्मल रिएक्शंस जो हैं आर और एस, इनको कैसे एलिमिनेट करते हैं ये तो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी देखा, लेकिन मज़ीद भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो हम क्या करते हैं, पहले आदमी के बगैर सिर्फ लैडर के लिए फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एटलीस्ट अल्फ़ा और म्यू वगैरह में तो रिलेशन, कोई एक रिलेशन हो, ताकि बाद में हम वो डिस्टेंस जो है उसको एग्जैक्टली बता सकें कि कितना होगा। तो उसके लिए देखें, रिजॉल्व किया फोर्सेस को। यहाँ पे अगर फोर्सेस देखें तो अभी सिर्फ लैडर है, अभी आदमी नहीं है। तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं वो एक म्यू आ रहा है और एक ऐसा, अब दो फोर्सेस हैं। ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है क्योंकि लैडर, तो ज़रा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो म्यू आर मस्ट बी इक्वल टू एस। ये देखें, एस इज इक्वल टू म्यू आर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। और जो वर्टिकल फोर्सेस हैं वो एक आर है जो अपवर्ड एक्ट कर रही है, और एक डब्ल्यू है वेट ऑफ लैडर जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब ये आर इज इक्वल टू डब्ल्यू जो है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो एच इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू आ जाएगा, जैसे हम सारे प्रॉब्लम्स में करते हैं। ये एक रिलेशन आ गया। फिर उसके बाद मूवमेंट लेते हैं अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे पिछले प्रॉब्लम्स में करते आए, जो फोर्सेस यहाँ से ए से पास करेंगी, जैसे ये म्यू आ रहा है और आर है, इनके तो मूवमेंट ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि इनके मूवमेंट आर्म ज़ीरो है, यहाँ से पास कर रही हैं। अब जो फोर्सेस बच गई वो एक डब्ल्यू है और एक ऐसा है। डब्ल्यू जो है, आप गौर करें, एक अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो डब्ल्यू इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और एस जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, इनके जो मूवमेंट्स हैं। तो देखते हैं मूवमेंट बनते क्या है। डब्ल्यू वाली जो फोर्स है वो देखें, इस फोर्स का ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये बन रहा है ए डी। तो इसके लिए इसके मोमेंट आर्म लिखती है साथ, ये वेट डब्ल्यू, ये फोर्स है, और साथ मोमेंट आर्म ए डी। जो दूसरी फोर्स है एस, उसका मोमेंट आर्म जो है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ए से यहाँ तक बन रहा है, जहाँ से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एस पास कर रहा है ना, यहाँ ये वाला टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे हमने चूंकि मार्क नहीं किए हुए पॉइंट्स, इसके ऑपोजिट साइड रेक्टेंगल का देख लेते हैं। यहाँ पे है बी सी या सी बी, जैसे भी लिख लें आप। तो एस का मोमेंट आर्म बन रहा है बी सी। ये क्लास में आपको मैंने डिटेल में समझाया था, एस इंटू बी सी। तो सेम प्रोसीजर है। तो डब्ल्यू ए डी, आप देखें ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए छोटे ट्रायंगल देखें ए डी जी, इस ट्रायंगल को देखें।
तो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो AG है, यानी L/2, और एंगल के अपोजिट साइड यूज़ हो रही है तो यानी परपेंडिकुलर, तो हम साइन थीटा यूज़ करेंगे। तो L/2 साइन ऑफ अल्फा, अल्फा के अपोजिट, ये देखें कहाँ था, AD की जगह पुट कर दिया L/2 साइन अल्फा। और ये जो है S, इसका मोमेंट आर्म बन रहा था BC, ये से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ये वाला BC। तो इसका हाइपोटेन्यूज L है, AB L, और एंगल के साथ वाली साइड यानी बेस यूज़ हो रही है, एडजेसेंट साइड तो कॉज यूज़ होगा, तो L कॉज अल्फा, ये देखें L कॉज अल्फा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि L और L कैंसिल हो रहा है, तो W साइन अल्फा इज इक्वल टू, ये 2 डिवाइड हो रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 2, और हमने S की जगह उसकी वैल्यू यूज़ कर ली, जैसे हम सारे प्रॉब्लम्स में करते आए हैं, नॉर्मल रिएक्शंस दोनों हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो 2 म्यू W और कॉज अल्फा, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें आमतौर पे दी नहीं गई होती, तो हम इनको सिस्टम में से रिमूव करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। तो 2 म्यू W कॉज अल्फा, ये हमें मिल गया रिलेशन। यहाँ से आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉट निकाल लें, टैन निकाल लें, मैंने टैन निकाला हुआ है, W से W कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स में कॉज अल्फा करेंगे तो यहाँ पे टैन अल्फा बन जाएगा, यहाँ पे 2 म्यू रह जाएगा, तो टैन अल्फा इज इक्वल टू 2 म्यू बन गया। ये हमने इंक्लाइनेशन ऑफ लैडर जो है वॉल के साथ, वो उसका रिलेशन निकाल लिया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के साथ। तो इसको हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे जब इस पे आदमी क्लाइंब करेगा, तो उस पोर्शन को देखते हैं कि अ मैन असेंड्स द लैडर शो दैट ही कैन नॉट गो मोर देन हाफ वे अप। तो अब एक आदमी जो है ना वो ऐसे चढ़ रहा है ऊपर, तो सपोज कुछ टाइम गुजरता है तो वो ना पॉइंट P पे है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम वाले केस में ना, यानी जिस पॉइंट के बाद सीढ़ी जस्ट स्लिप करने वाली है, तो उस पॉइंट को हमने P कह दिया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो AP डिस्टेंस है ये कितना बन रहा है। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट, इस डिस्टेंस को मैंने x कहा हुआ है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने कि AB टोटल लेंथ L थी, AG हाफ था, और AP जो है वो x है। तो उसके वेट जो है आदमी का, उसको W प्राइम कह दिया, देखें यहाँ पे आदमी है तो ज़ाहिर है उसका वेट भी यहीं पे एक्ट करेगा डाउनवर्ड, और एंड रीचेज द पॉइंट, सॉरी ये मैंने D लिख दिया यहाँ पे, ये P है, इसको P पढ़ें, ये पॉइंट P पे पहुँचा है when the ladder is in limiting equilibrium, यानी जस्ट वो on the point of slipping है, जस्ट स्लिप होने लगी है। तो अभी जस्ट लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो रिजॉल्व करते हैं फोर्सेस को। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो वही है, म्यू आर इजिकल टू एस। जो वर्टिकल फोर्सेस थी उसमें एक ऐड हो गई है कि आर था, तो अब डब्ल्यू प्राइम और डब्ल्यू दो हो गई हैं, ये देखें। तो आर की ये वाली वैल्यू पहले जस्ट डब्ल्यू था, अब डब्ल्यू प्राइम भी आ गया, इसको यहाँ पुट कर देंगे तो एस की वैल्यू आ गई म्यू इंटू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्राइम। ये आगे हम मोमेंट में जैसे यहाँ पे यूज़ किया था यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो अब एक अबाउट मोमेंट लेते हैं, बाकी तो सारा वही है। देखें म्यू आर और आर यहाँ से पास करें, इनके मोमेंट ज़ीरो हो जाएंगे। जो बाकी उसी तरीके से है, डब्ल्यू का मोमेंट उसी तरह से होगा, ए जी और एंगल के अपोजिट साइन अल्फा, ए जी साइन अल्फा यानी L/2 साइन अल्फा। ये देखें L/2 साइन अल्फा जैसे यहाँ पे आया था। लेकिन ये जो P है ना, जहाँ पे ये फोर्स W प्राइम एक्ट कर रही है, तो W प्राइम का जो मोमेंट है वो कैसे आएगा। इस छोटी ट्रायंगल को देखें AEP को, इसका हाइपोटेन्यूज x है, तो x इसका मोमेंट आर्म कितना बन रहा है पहले तो ये देखें ना। ये जो फोर्स W प्राइम है इसका वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से ये बन रहा है AE। तो AE किसके बराबर है, ये एंगल से अपोजिट साइड है, यानी साइन थीटा यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज हमें पता है x, तो x कितना आ गया यहाँ से, सॉरी ये AE कितना आ गया, x इंटू साइन अल्फा, x इंटू साइन अल्फा, एंगल के अपोजिट था ना, और एंगल के साथ वाला निकालना हो तो कॉज अल्फा यूज़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे S, अब ये दो जो फोर्सेस हैं W और W प्राइम, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और ये जो S है ये इसको क्लॉकवाइज, सॉरी ये दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और S जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसका मोमेंट आर्म S जो है उसका मोमेंट आर्म बन रहा है BC, जैसे यहाँ पे बना था, तो BC किसके इक्वल था, ये टोटल लेंथ L, बड़ी ट्रायंगल को देखें, और एंगल के साथ वाली साइड है तो कॉज अल्फा। एक्चुअली कॉज अल्फा इक्वल होता है ना बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज राइट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो BC जो है वो इक्वल आ गया x इंटू, सॉरी L टोटल लेंथ L इंटू कॉज अल्फा ये। तो अब हमने चूंकि रिलेशन यहाँ पे जो डिराइव किया था वो टैन अल्फा का था, तो यहाँ पे भी हम टैन अल्फा बना लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉज अल्फा। तो ये साइन ओवर कॉज टैन बन गया, ये भी साइन ओवर कॉज टैन बन गया, और ये कॉज से कॉज कैंसिल हो गया।
तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक तो एस यूज़ हो रहा है, उसका भी हमें पता है डब्ल्यू और डब्ल्यू प्राइम के टर्म्स में, और दूसरा हमने tan अल्फ़ा की वैल्यू डिराइव की थी कि वो 2 म्यू है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं इक्वेशन 3 और 2 प्राइम को। तो गौर से देखें, इसमें भी tan अल्फ़ा आ रहा था, इसमें भी tan अल्फ़ा, इनमें से tan अल्फ़ा कॉमन लिया और उसकी वैल्यू ये 2 म्यू पुट कर दी। तो बीच में क्या रह गया, WL/2 यहाँ से और W प्राइम एक्स यहाँ से रह गया, और tan अल्फ़ा जो कॉमन लिया था उसकी वैल्यू 2 म्यू पुट कर दी। राइट साइड पे जो L है वो तो अपनी जगह पे लिखा हुआ है, S की जगह पे इक्वेशन 2 प्राइम में से म्यू इंटू W प्लस W प्राइम पुट कर दिया। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया 2। अच्छा, सबसे पहले म्यू कैंसिल कर लें, म्यू दोनों साइड पे कैंसिल हो रहा है, ये म्यू और ये म्यू देखें कैंसिल हो रहे हैं। तो जो बच गया 2 उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन रहा है 2 से 2 कैंसिल होगा WL, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 2 W प्राइम एक्स ये आ गया, और फिर WL और W प्राइम L। तो अब इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि WL से WL भी कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या, 2W प्राइम एक्स लेफ्ट साइड से और राइट से W प्राइम L। तो अब आप देखें W प्राइम भी जो कि मैन का वेट था सारे नॉन जीरो है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय W प्राइम, तो 2x इज इक्वल टू L, मतलब x की वैल्यू आ गई L/2। तो यही तो हमने शो करना था कि आदमी जो है वो P तक पहुंचा हुआ ना, तो यानी उसने डिस्टेंस x ट्रैवल किया है। तो ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे कंडीशन क्या आ रही है कि x जो है ना मैक्सिमम L/2 हो सकता है। L/2 पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, यानी L/2 को जैसे उसने क्रॉस किया सीढ़ी स्लिप कर जाएगी। Therefore, the man cannot go more than halfway up without destroying the equilibrium. यही हमने शो करना था कि a man ascends the ladder show that he cannot go more than halfway up. तो ये कंडीशन थी कि एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए x इज इक्वल टू L/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि a uniform ladder of length 70 feet, देखिए अब लेंथ ऑफ लैडर दे दी है, rests against the vertical wall with which it makes an angle of 45 degree, inclination भी दे दी है। The coefficient of friction between the ladder and the wall and the floor are respectively 1/3 and 1/2। कह रहा है कि जो लैडर का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसके साथ वॉल के साथ वो 1/3 है और फ्लोर के साथ 1/2 है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। अगर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन R है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो फ्लोर के अलॉन्ग लग रही है वो हो जाएगी 1/2R, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्लोर का हमें 1/2 दिया है, और वॉल का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें 1/3 दिया है। नॉर्मल रिएक्शन को हमने S कहा है तो 1/3 टाइम्स S फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट करेगी। तो इफ़ अ मैन हुज वेट इज़ 1/2 ऑफ द लैडर असेंड्स द लैडर, कि अगर एक आदमी जिसका वेट लैडर के वेट से हाफ है, यानी ये देखें मैंने इस फिगर में शो किया कि लैडर का वेट अगर W है तो ये आदमी जो पॉइंट P पे है इसका वेट फिर हाफ ऑफ W 1/2 ऑफ W यानी W/2 होगा। तो हाउ हाई, अच्छा असेंड्स द लैडर, हाउ हाई विल ही बी व्हेन द लैडर स्लिप्स, कहता है कि वो आदमी कितना ऊपर जा चुका होगा जब सीढ़ी स्लिप करेगी। ये तो एक पोर्शन है क्वेश्चन का। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ बॉय नाउ स्टैंड्स ऑन द बॉटम रंग ऑफ द लैडर, कह रहा है कि अगर अब एक छोटा बच्चा है जो कि लड़का बॉटम रंग पे सबसे निचला वाला जो उसका स्टेप है सीढ़ी का उस पर खड़ा होता है, तो what must be the least weight its least weight so that the man may go to the top of the ladder। कह रहा है उसका कम से कम कितना वेट हो कि जो आदमी ऊपर चढ़ रहा था जो कि दरम्यान में जाके सीढ़ी स्लिप कर गई थी, कि यहाँ पे कितना वेट खड़ा किया जाए, वो लड़का कितने वेट का हो, कम से कम कितने वेट का हो कि वो जो ऊपर आदमी चढ़ रहा था वो टॉप तक पहुँच सके। ये प्रॉब्लम है। तो दो हिस्से हैं इसके, पहले आदमी अकेला चढ़ रहा था वो कहाँ पे जाके स्लिप करेगा ये बताना है, फिर आदमी को ऊपर तक चढ़ने के लिए यहाँ पे लीस्ट कितने वेट का बच्चा खड़ा करना पड़ेगा। ये दो हिस्से हैं क्वेश्चन के। तो देखें लेट जी बी द मिड पॉइंट ऑफ द लैडर, तो हमें गिवन है कि ए बी लैडर जो है उसकी टोटल लेंथ 70 फीट थी, तो ए जी जो मिड पॉइंट है जहाँ पे वेट ऑफ लैडर एक्ट करेगा वो फिर ए जी जो है वो 35 फीट हो जाएगा। लेट डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द लैडर, देन 1/2 टाइम्स डब्ल्यू, यानी W/2 विल बी द वेट ऑफ द मैन, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि आदमी का जो वजन है वो सीढ़ी के वजन से आधा है, तो स्टेटमेंट में गिवन है। लेट आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शंस, ये हमने बताइए इसको आर कह दिया और इसके नॉर्मल रिएक्शन को एस कह दिया, तो फिर फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। देखें जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही हैं वो एक तो एस है
और एक ये 1/2 टाइम्स आर है। बस ये दो फोर्सेज हैं जो हॉरिजॉन्टली लग रही हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, लिहाजा एक दूसरे को बैलेंस करेंगी, इनको इक्वेट कर दिया। वर्टिकल फोर्सेज देखें कितनी है, एक आर है जो अपवर्ड लग रही है, एक 1/3s है जो कि अपवर्ड लग रही है। ये जो दोनों अपवर्ड लग रही थी इनको एक साइड पे लिख लिया, जो डाउनवर्ड लग रही है एक w और w/2 इनको दूसरी साइड पे लिख लिया, क्योंकि बैलेंस करेंगे ना, इक्विलिब्रियम पे कंडीशन निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन 1 में देखें r जो है वो, इक्वेशन को देखो s = 1/2r है, तो r की वैल्यू आ जाएगी 2s। इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो r की जगह पे 2s ये देखें पुट कर दिया, ये 1/3s, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पे लिखी हुई हैं। w और 1/2 w का एलसीएम लेके 3/2 w हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी एलसीएम ले लें अगर आप, तो 2s + 1/3s, ये 3 2 6 + 1 7/3s बन जाएगा। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो s की वैल्यू आ रही है 9/14 टाइम्स w। ये हमने एक रिलेशन बना लिया s और w में, जैसे कि हर क्वेश्चन में हम करते हैं। नाउ अब एक अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो जो फोर्सेस यहाँ से पास कर रही हैं 1/2r और r, इनके तो मोमेंट्स 0 हो जाएंगे। बाकी जो फोर्सेस बच रही हैं वो एक w है, ये w/2 है, s है और 1/3s। ये w और w/2 इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि s और 1/3s इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो इसलिए ये इक्वल के अपोजिट साइड्स पे आएंगे, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को बैलेंस करना है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है हमने। तो W ये जो फर्स्ट फोर्स है, फोर्स से देखें इसका जो मोमेंट आर्म बन रहा है वो है AE। ये AE की वैल्यू लिखी है मैंने। AE कैसे आएगा, इस छोटे ट्रायंगल को देखें AEG को, तो A से ये इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो बन रहा है AG और उसकी लेंथ है 35, ठीक है 35। और ये जो एंगल 45 बन रहा है इसके ऑपोजिट साइड हमें चाहिए AE, इसलिए साइन यूज होगा। तो AG sin 45 यानी 35 टाइम्स sin 45 ये लिख दिया मैंने। फिर W/2 जो है वो AP जो डिस्टेंस है ना, आदमी अभी पॉइंट P पे है, तो उस डिस्टेंस को मैंने x यहाँ पे शो कर दिया फिगर में कि वो इसने A से P तक डिस्टेंस जो है वो x है। तो इस ट्रायंगल को देखें ADP को, तो इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो AP यानी x है। तो ये W/2 जो फोर्स है इसका मोमेंट आर्म जो बन रहा है वो AD बन रहा है। तो AP हाइपोटेन्यूज है यानी x, और ये एंगल के ऑपोजिट साइड यूज हो रही है, तो साइन अल्फा यानी sin 45, तो x sin 45 ये आ गया इसका मोमेंट आर्म। राइट साइड वाली फोर्सेस देखें, ये S फोर्स है, जैसे पिछली प्रॉब्लम में आपको बताया इसका मोमेंट आर्म BC बनता है। तो BC कैसे निकलेगा, BC कौन सी ट्रायंगल की साइड है, बड़ी वाली ट्रायंगल की ACB ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड। इसका हाइपोटेन्यूज AB है यानी L है, जो कि 70 हमें दिया गया है। 70 इसका हाइपोटेन्यूज है और एंगल के साथ वाली साइड यूज हो रही है, लिहाजा cos 45 यूज होगा। 70 टाइम्स cos 45, ये देखें ये 70 टाइम्स cos 45 ये S के साथ यूज होगा। और आखिरी फोर्स 1/3s है। इसका मोमेंट आर्म देखें, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है वर्टिकल, तो इसका A से जो डिस्टेंस बनेगा वो ये बनेगा, ये AC। तो ये भी बड़ी ट्रायंगल की साइड है ACB की, तो इस बड़ी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है 70 और एंगल के अपोजिट साइड यूज हो रही है, लिहाजा sin 45 यूज होगा। तो 70 टाइम्स cos 45, सॉरी एंगल के अपोजिट था sin 45, 70 और एंगल के अपोजिट है AC इसलिए sin 45। तो 70 sin 45, यहाँ से मेरे पास ना, यहाँ पे मेरे पास 70 मिस हो गया मुझसे, यहाँ पे 70 भी है, 70 टाइम्स sin 45। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 35, अब आपको पता है sin 45 और cos 45 इन दोनों की वैल्यू एक जैसी होती है, इक्वल होती है, 1/√2 के इक्वल होती है। तो वह समझें, ये जहाँ जहाँ पे भी sin 45 या cos 45 लिखा हुआ ना, ये 1/√2 है, ये भी 1/√2 है, ये भी 1/√2 है और ये भी 1/√2 है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय √2 करेंगे तो ये सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे एक स्टेप मैंने शॉर्ट किया, जरा लेंथी क्वेश्चन था इसलिए मैंने कहा यहाँ पे ताकि पूरा आ जाए। तो अब देखें इसको कैंसिल कर दिया, बाकी क्या बच गया, यहाँ से 35W ये लिख दिया, यहाँ से W/2x ये लिख दिया, यहाँ x/2W जैसे भी लिख लिया, यहाँ से 70s, ये 70s गौर से देखें, ये 70s यहाँ भी था, 70s यहाँ भी था, अंदर से क्या बच गया, इसको मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ पे रह गया 1/3, इनका एलसीएम लिया तो ये बन गया
4/3, ये इस तरह से आया। जस्ट स्टेप्स छोटे से, इन दोनों में से फिर देख लें, अगर समझ नहीं आया तो 70s और ये 70s ये दोनों कॉमन ले लिए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, 1 रह गया, और यहाँ पे 1/3, 1 + 1/3 इज 4/3। अब यहाँ पे देखें W और S में रिलेशन आ गया। हमने W और S में एक रिलेशन पहले भी डिराइव किया था, ये रहा इक्वेशन 2 में, S = 9/14 टाइम्स W। तो इसको पुट कर देते हैं यूजिंग 2, जहाँ पे S लिखा हुआ है उसकी जगह पे पुट कर देते हैं उसकी वैल्यू 9/14 टाइम्स W, ये W है यहाँ पे, ये थोड़ी मिस्टेक है, 9/14 टाइम्स W पुट करना था। S की क्या वैल्यू है, इसको W कर लें, S की वैल्यू ये देखें यहाँ से पुट किया 9/14 टाइम्स W, तो S की जगह पे लिख दिया 9/14 टाइम W। ये 70 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 74 × 280/3। S की जगह जस्ट मैंने 9/14 W लिख दिया। तो अब आप गौर से देखें तो W दोनों साइड पे कैंसिल हो रहा है, ये W और ये W कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो नंबर्स हैं जस्ट उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो 35 + x/2 = इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 60 आ रहा है। ये एक्चुअली कैंसिल हो रहा है 14 से ये, और 3 × 9, इनको मल्टीप्लाई कर 60 बच रहा है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो 35 को राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो 60 में से 35 निकालें तो 25 रह गए, और 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 25 × 2 = 50। तो x = 50। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आदमी था जो A से P तक पहुंचा था, और A से P तक डिस्टेंस को हमने x कहा था। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए ये हमने कंडीशन निकाली है जो फोर्सेस को रिजॉल्व किया है। इसका मतलब है कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम अटेन तब होगा जब आदमी 50 फीट पे होगा, यानी A से 50 फीट ऊपर जा चुका होगा, यानी जैसे ये 50 फीट से थोड़ा सा भी आगे गया तो लैडर स्लिप कर जाएगी। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का ये मतलब है। तो ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पोर्शन है कि अगर एक लड़का यहाँ पे खड़ा होता है बॉटम रंग पे, तो उसका कितना कम से कम वेट हो कि आदमी यहाँ तक पहुँच सके, ऊपर B पॉइंट तक। तो नाउ लेट अ बॉय ऑफ वेट W1, उसके वेट को W1 कह दिया, वो हमें गिवन नहीं था, वही हमने फाइंड करना है। स्टैंड्स ऑन द बॉटम रंग ऑफ द लैडर एंड द मैन क्लाइम्स द लैडर अप टू द पॉइंट B। वो इधर बॉटम पे खड़ा होता है लड़का, इसलिए इस तरह से इतना वेट होना चाहिए उसका लीस्ट कम से कम कि आदमी जो है वो B तक पहुँच जाए, पॉइंट B तक। रिजॉल्विंग द फोर्सेस, तो अब देखें थोड़ा सा चेंज हो गया, ये जो पॉइंट P पे आदमी खड़ा था वो B पे चला गया, तो उसका वेट जो W/2 था वो अभी इस पॉइंट पे एक्ट करेगा, B पे, यहाँ से डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ये देखें ये वाला जो था W/2 ना, यहाँ आ गया अब W/2, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है लैडर का, वहाँ पे एक छोटा लड़का खड़ा हुआ जिसका वेट W1 है। तो ये फ़र्क पड़ा है अब सिस्टम में। तो देखें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तो वही हैं S और 1/2R, ये आ गई। अच्छा, वर्टिकल फोर्सेस जो है वो एक R है ऊपर की तरफ जो लग रही है, एक 1/3S है, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रही है, इनको एक साइड पे लिख लिया, और W1 W वेट ऑफ लैडर और W/2 आदमी का वेट, ये तीनों डाउनवर्ड एक्ट कर रहे थे, इनको दूसरी साइड पे लिख लिया। अब इनको ये जिस तरह से पीछे हमने किया कि R की वैल्यू यहाँ से इक्वेशन 3 से निकल रही है 2S, वो यहाँ पे देखें R की जगह 2S पुट कर दिया, ये 1/3S अपनी जगह पे लिखा हुआ है, W1 भी अपनी जगह पे लिखा हुआ है, W + ½ ऑफ W, ये बन गया 3/2 टाइम्स W। तो यहाँ से S की वैल्यू निकाल लिया, इन दोनों में से S कॉमन लें तो 3 × 2 = 6 + 1 7/3 आ रहा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें राइट साइड, ये देखें 3/7 बन जाएगा, और ये वाली चीज़ अपनी जगह पे लिखी हुई है। S को इन टर्म्स ऑफ W1 एंड W लिख लिया। बिल्कुल प्रोसीजर वही है, जस्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो जो आदमी पॉइंट P पे था वो B पे चला गया, और यहाँ पे एक एडिशनल फोर्स W1 आ गई है। अब टेकिंग मोमेंट अबाउट A, अब ये जो बच्चा है लड़का है W1, ये भी इसका जो वेट है ये A से पास कर रहा है, इसलिए इसका मोमेंट 0 होगा, 1/2R भी 0, ये भी 0 हो गया। जो फोर्सेस बच गई हैं उनको देख लें, एक W है जो इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका मोमेंट आर्म बन रहा है AD, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह AD। तो वो था इसका हाइपोटेन्यूज है 35 टाइम्स sin 45, ये देखिए एंगल अल्फा में गिवन है sin 45, 35 टाइम्स sin 45, और W/2 जो है अब फोर्स वो पॉइंट P पे नहीं एक्ट कर रही जिसका हाइपोटेन्यूज x था, बल्कि वो B पे एक्ट कर रही है, यानी टोटल लेंथ। तो अब इसका हाइपोटेन्यूज बन रहा है 70, ये L नहीं है बल्कि 70 है, 70, और इसका जो मोमेंट आर्म बनेगा वो बनेगा A से C तक, यानी 70 टाइम्स sin 45, 70 टाइम्स sin 45 ये आ गया।
और फिर s और 1/3s। s का जो मोमेंट आर्म है वो BC है, यानी 70 cos 45, ये वाला 70 cos 45, और 1/3s जो है वो इसी ट्रायंगल का ये वाली साइड बन रही है AC, इसका मोमेंट आर्म बन रहा है AC। तो इसका बनेगा हाइपोटेन्यूज यानी 70 टाइम्स sin 45 ये। तो फिर उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। इसकी जगह 1/√2 पुट करेंगे, इसकी जगह भी 1/√2 पुट करेंगे, इसकी जगह भी 1/√2 पुट करेंगे, इसकी जगह भी 1/√2 पुट करेंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो ये सब कट जाएंगे। यहाँ भी वही मिस्टेक है कि जो 1/3s था इसका मोमेंट आर्म ये वाला है AC, तो ये बन रहा है 70 टाइम्स sin 45। यहाँ पे मैंने 70 नहीं लिखा, तो ये 70 भी आएगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखें क्या किया, 35W ये आ गया, ये भी कैंसिल हो रहा है, 35W फिर आ गया, 72 35 हाँ ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और ये 70 टाइम्स s आ गया, फिर ये 70/3s आ गया। तो इनको ऐड करें तो 70W इज इक्वल टू 70s प्लस 70/3। तो 70 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। W इज इक्वल टू s प्लस s/3, s प्लस s/3 का एलसीएम लें तो 4/3s बन जाता है। तो W इज इक्वल टू 4s/3 आ गया, लेकिन s का रिलेशन हमारे पास था, ये देखें s का ये रिलेशन है हमारे पास। इक्वेशन 4 को यूज़ करते हैं, ये मैंने लिख दिया यूजिंग 4। तो W इज इक्वल टू 4/3 ये वाला आ गया, और s की जगह पे ना ये इसकी ये वाली वैल्यू लिखूंगा 3/7 टाइम्स जो भी है लंबी चौड़ी। और अब यहाँ से जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, जैसे देखें आपको नज़र आ रहा है 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, और इनको शिफ्टिंग करेंगे W1 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। W1 की वैल्यू आ जाती है W/4 यानी 1/4 टाइम W। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़का यहाँ पे बॉटम रख पे हमने खड़ा करना है सो दैट कि आदमी यहाँ तक पहुँचे, उसका वेट आदमी के वेट्स का एटलीस्ट 1/4 होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए कम अज़ कम, क्वार्टर होना चाहिए उसका, यानी उसका चौथा हिस्सा होगा कम अज़ कम आदमी के वेट से। इस लड़के का वेट जो है चौथाई हिस्सा होगा तो फिर आदमी यहाँ तक पहुँच सका। ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो नहीं स्लिप करेगा, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन थी इसकी जो हमने डिराइव की। ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। तो आज की लास्ट प्रॉब्लम है, देखें क्वेश्चन नंबर 3। A rod 4 feet long rests on a rough floor against the smooth edge of a table of height 3 feet. एक रॉड है जो कि ऐसे टेबल के किनारे के साथ ऐसे खड़ा किया हुआ है, और टेबल की जो हाइट है वो 3 फीट है, रॉड की टोटल लेंथ जो है वो 4 फीट है। If the rod is on the point of slipping when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal, कि रॉड का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है ये वाला वो 60 डिग्री है, और जस्ट वो स्लिप होने लगा है, यानी लिमिटिंग केस है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो हमने म्यू फाइंड करना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है। ओके, रफ फ्लोर है, यहाँ पे फोर्स एक्ट करेगी म्यू आर। अगर इसका नॉर्मल रिएक्शन आर लिया हुआ है ना हमने, तो यहाँ पे ज़ाहिर फोर्स होगी म्यू टाइम्स आर। तो देखते हैं इसको। लेट ए बी द रॉड, ये ए से लेके यहाँ बी तक ये रॉड है, ऑफ लेंथ ए बी इज इक्वल टू 4। उसकी लेंथ जो है उसको 4 फीट हमें दी गई है। वेट उसका W है जो कि एक्ट करेगा मिड पॉइंट पे, ज़ाहिर है ये मिड पॉइंट है रॉड का, जी पे इसका वेट W एक्ट कर रहा है रॉड का। देन ए जी जो है वो ज़ाहिर है टोटल लेंथ जो थी रॉड की वो 4 फीट थी, तो ए जी जो है वो फिर 2 फीट होगा। लेट सी बी द एज ऑफ द टेबल, ये सी है, और सी जी ये जो लेंथ है ये हमें नहीं पता थी, इसको हमने एक्स कह दिया। लेट आर एंड एस बी द नॉर्मल रिएक्शन, फ्लोर का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसको आर कह दिया, और एस का जो ये जो एज ऑफ टेबल के साथ जो रॉड का नॉर्मल रिएक्शन है वो एस, उसको हमने एस कह दिया। ये अब रॉड ये ऐसे इंक्लाइंड है ना, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऐसे बनेगा, क्योंकि ये जो पॉइंटेड है इसका एज टेबल का, इसमें तो किसी भी डायरेक्शन में नॉर्मल हो सकता है। तो इससे ये जो रॉड है इससे परपेंडिकुलर लेंगे हम नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हम ऐसे रॉड से परपेंडिकुलर लेंगे एस। तो अब इन फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। देखें हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक तो ये जो फ्लोर चूँकि रफ है वो उसके अलॉन्ग ये
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रॉड देखें स्लिप होगा तो ऐसे पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगी, इस डायरेक्शन में लगेगी, म्यू आर, ये फोर्स लग रही है। अब देखें बाकी फोर्सेस जो हैं वो या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, जैसे हम अभी तक तमाम प्रॉब्लम्स में करते हैं, लेकिन ये जो एस है देखें ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है बल्कि इंक्लाइंड है। तो इसके लिए इसके कंपोनेंट्स बना लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट्स में इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। वो और से देखें, यहाँ पे एंगल हमें दिया गया था कि हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल है रॉड का वो 60 है। अब ये राइट ट्रायंगल बन रही है, यहाँ तक ए डी सी को गौर से देखें, ये वाला एंगल 90 का है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो ये 60 है, ये 90 है, और तो पीछे रह गया 60 और 90 150 हो गए, पीछे 30 रह गए, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल फिर 30 होगा। यहाँ तक आ गए आप। अब देखें ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, गौर से देखें कि ये जो रॉड है, ये रॉड, इस रॉड तक जो एंगल है टेबल का रॉड तक ये 30 है, ये भी हमने देखा कैसे। तो अब ये टेबल वर्टिकल है और ये देखें ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके दरमियान टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जो दोनों रेड लाइंस के दरमियान एंगल है वो 90 बन रहा है, जिसमें से ये वाला एंगल 30 है, तो पीछे ये एंगल कितना बच गया 60, ये एंगल 60 है। ओके, अब इस रॉड को देखें, एक मिनट, ये जो रॉड है, ये रॉड और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन एस, ये आपस में परपेंडिकुलर है, ये रॉड और ये नॉर्मल रिएक्शन ये आपस में परपेंडिकुलर है, जिसमें से ये वाला एंगल जो है अभी हमने देखा कि 60 है, लिहाजा पीछे कितना बच गया 30 डिग्री, तो ये एंगल हमें पता चल गया 30 है। अब हम इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ये इसकी हाइपोटेन्यूज एस है, तो ये वाला कंपोनेंट बनेगा एस कॉस 30 और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा एस साइन 30। तो इस तरह से हमने इसको रिजॉल्व कर लिया फोर्सेस को। तो दोबारा देखें, जो हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, एक म्यू आर है और एक ये एस का ये वाला कंपोनेंट हमने लिया है, ये जो हॉरिजॉन्टल है एस कॉस 30, ये ले लिया। और तो यहाँ से हमने इस cos 30 की वैल्यू पुट किया जो कि √3/2 होती है, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। नेक्स्ट वर्टिकल फोर्सेस देखें, एक आर फोर्स है जो वर्टिकल अपवर्ड लग रही है, एक एस साइन 30 है जो अभी हमने रिजॉल्व की है, एस साइन 30, ये दोनों अपवर्ड लग रही है, इनको एक साइड पे लिख दिया। और डाउनवर्ड देखें कौन सी फोर्स लग रही है, डब्ल्यू, इसको दूसरी साइड पे लिख लिया। तो यहाँ से देखें साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यहाँ पुट की तो s/2 बन गया, इसको राइट साइड पे शिफ्ट करें तो r इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये s/2 राइट पे जाके w माइनस s/2 बन जाएगा। ये r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, जैसे हम हर प्रॉब्लम में करते हैं, r को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं, एक ही पैटर्न रखा हुआ है क्वेश्चंस का। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये देखें यहाँ पे r लिखा हुआ था, इसकी जगह w मैंने s/2 लिख दिया, तो यहाँ से w को और s के दरमियान रिलेशन निकालिए। अब चाहे तो इनमें से s कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन इसी फॉर्म में लिखते हैं तो कोई मसला नहीं है। w इज इक्वल टू √3s/2 ये आ गया, और ये म्यू s/2 ये राइट से पे जाके प्लस हो जाएगा, तो सॉरी म्यू से पहले डिवाइड कर लिया था मैंने, म्यू से पहले डिवाइड कर लिया तो √3s/2 म्यू, और ये माइनस s/2 राइट पे जाके प्लस s/2 हो गया। तो ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। तो फोर्सेस से रिजॉल्व करके ये कंडीशन आ गई w और s में, जैसे हम हर क्वेश्चन में निकालते हैं। अब मोमेंट लेते हैं ए के अबाउट, तो ए से जो फोर्सेस पास कर रही हैं, एक आर फोर्स एक म्यू आर, इनके तो मोमेंट 0 हो जाएंगे क्योंकि मोमेंट आर्म 0 है। बाकी जो फोर्सेस बच गई हैं उनको गौर से देखते हैं कि एक तो ये डब्ल्यू फोर्स है, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाएगी, और एस फोर्स जो है वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो जब हमने मूवमेंट लेने होते हैं तो उसके लिए हमें मूवमेंट आर्म चाहिए होते हैं, हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है कि फोर्सेस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हों। यहाँ हमें मसला हो रहा था, इसलिए हमने एस को कंसिडर नहीं किया था, बल्कि उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को कंसिडर किया था। अब हमने मूवमेंट लेना है, तो अगर हमें मूवमेंट आर्म पता है तो इट्स ओके। तो देखें W फोर्स जो है इसका मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस A से बन रहा है AE। अब ये कौन सी ट्रायंगल की साइड बन रही है, ये AEG की बन रही है। AG हाइपोटेन्यूज है, उसकी लेंथ 2 फीट है क्योंकि टोटल रॉड 4 फीट का था, 2 फीट इसकी लेंथ है। और अगर 60 को कंसिडर कर रहे हैं तो cos 60 लिख रहे हैं, अगर इस एंगल 30 को कंसिडर कर रहे हैं तो एंगल के ऑपोजिट साइड sin 30 आ जाएगा। तो 2 इंटू साइन 30, ये देखें 2 इंटू साइन 30, AE की वैल्यू लिख दी। राइट साइड पे देखें S जो फोर्स है जिसके ये दो कंपोनेंट हमने यहाँ पे रिजॉल्व किए थे, अब कंपोनेंट नहीं बल्कि S को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि इसका देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा। ये जो S था हमारा, ये हमने नॉर्मल लिया था, यानी परपेंडिकुलर लिया था इस रॉड से 90 के एंगल पे। इसका मतलब है ये
इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहा है, यानी इसका जो डिस्टेंस ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये बन रहा है ए से लेके सी तक। ये देखें ए से लेके सी तक। अब ए से लेके सी तक दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक ए जी प्लस जी सी। ए जी तो हमें पता है कि 2 फीट है, ये देखें ए जी की जगह 2 फीट लिख दिया। सी जी जो है इसीलिए हमने इसको शुरू में एक्स कह दिया था कि हमें पता था कि ये हमें चाहिए, सी जी जो है एक्स है, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हमने w को इन टर्म्स ऑफ s लिखा हुआ है, तो w की जगह उसकी वैल्यू ये देखें पुट कर दी। 2 से 1/2 जा रहा है, 2 और साइन 31/2 होता है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो w की जगह उसकी वैल्यू ये वाली पुट कर दी। लेफ्ट साइड पे राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब इस पूरी इक्वेशन को देखें, हर टर्म में s आ रहा है तो s कॉमन लेके काटा जा सकता है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय s। जो चीज़ें बच गई हैं उनको लिख दिया, x और म्यू रह गए रिलेशन में, ये देखें म्यू बच गया और x बच गया। तो अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि म्यू की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इन टर्म्स ऑफ x आए तो x भी हमें नहीं पता, तो अननोन की फॉर्म में तो फाइंड नहीं करना हमने, इसलिए हम ये जो 2 + x आ रहा है इसको देखते हैं कि ये किसके इक्वल है। गौर से देखें ट्राइंगल ADC को, बड़ी ट्राइंगल ADC, इसका जो हाइपोटेन्यूज है ना ये 2 + x है, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर ये बन रहा है, अगर आप 30 वाला एंगल लेते हैं तो ये बेस बन रही है, 60 वाला एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो मैंने 30 वाला एंगल ही कंसिडर किया हुआ है क्योंकि बाकी जितने भी प्रॉब्लम है हमने वॉल के साथ इंक्लिनेशन ली थी, इसको यूनिफॉर्म रखने के लिए ऐसे किया मैंने ताकि एक ही तरीके से उन सारे क्वेश्चन। तो इस एंगल 30 को देखें तो 30 के साथ वाली साइड है ये बेस कंसिडर होगी। तो अगर हम कॉज को कंसिडर करें, देखें cos 30 यहाँ से निकाला हुआ है, cos 30 निकालें तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी DC ओवर AC, ये देखें। तो DC जो है cos 30 की वैल्यू भी लिखती मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखें √3/2। अब DC की वैल्यू थी 3 फीट, टेबल की हाइट यानी वो लिखती, और हाइपोटेन्यूज था AG + GC यानी 2 + x, ये लिखती। तो यहाँ से 2 + x की वैल्यू आसानी से आ सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको वहाँ पे और इसको यहाँ पे, तो ये 2 + x = 6 ओवर √3 यानी 2 √3 आ गया। इसको 2 × 3 लिख लिया ना, तो 3 से √3 काट के √3 बन गया। तो 2 + x की वैल्यू आ गई 2 √3। अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, 2 + x की जगह क्या लिख दूंगा 2 √3। आप कैलकुलेटर में पुट करके भी 6 पे √3 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आती तो 2 √3 यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखें जस्ट सारे नंबर्स हैं और म्यू है, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालना आपको आती है। तो मैंने क्या किया 1/2 को राइट साइड पे शिफ्ट करके एलसीएम लिया पहले सबसे, तो 2 2 4 √3 - 1 बन गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके शफलिंग की है, ये √3 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये वाला इस 2 की बात कर रहा हूँ, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, म्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और 4 √3 - 1 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। तो म्यू की वैल्यू आ गई 4 √3 - 1 ओवर √3। सॉरी ये मैंने उल्टा मेरे ख्याल लिख दिया, म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, म्यू राइट फेस से आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा √3 ओवर 4 √3 - 1 ऐसे आ जाएगा, और जिसकी वैल्यू 0.292 है। तो ये इजी सा प्रॉब्लम था, जस्ट इसमें आपने ये देखना कि जब फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे ना, तो ये जो एस फोर्स है ये ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लिया, इसलिए आपको ये वाला एंगल पता होना चाहिए कि ये 30 है। ये कैसे आया ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये था आज का लेक्चर, इसको साथ साथ तैयार कर लें ताकि आपको बाद में मसला ना हो, कोई प्रॉब्लम हो तो साथ साथ आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं।